नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा पर नए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 महीने में घरों के भीतर वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए नियम बनाए। भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण ने गगन आधारित एलपीवी पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रहस्यमयी कण पर नई खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करती है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ ने वन्य और वन शहद पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप्स में नैतिकता और कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों को मजबूत करने पर बल दिया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा पर नए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने जारी किए हैं। इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत जारी किया गया है। ये दिशा निर्देश सूचना सुरक्षा प्रथाओं और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित हैं। सर्टिन के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में साइबर घटनाओं में 3 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में साइबर सुरक्षा के उल्लंघन के कुल 11,60,000 मामले दर्ज किए गए थे। इन प्रमुख दिशा निर्देशों के तहत सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को अनिवार्य रूप से 6 घंटे के भीतर सभी साइबर उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्ट सर्टिन को देनी होगी। सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा सेंटर्स और सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से अपने सभी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लॉग को सक्रिय करना होगा। इन्हें 180 दिनों की रोलिंग अवधि के लिए लॉग को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होगा। साथ ही इन लॉग को भारतीय अधिकार क्षेत्र में बनाए रखना होगा। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रदाताओं और क्लाउड सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के नाम, ग्राहक भर्ती सेवाओं आदि से संबंधित सटीक जानकारी दर्ज करनी होगी। साथ ही कानून के तहत अनिवार्य रूप से 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक इन जानकारियों को सुरक्षित रखना होगा। ये भारत को साइबर सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों का सुधार करके 10वें स्थान पर पहुँच गया है। रैंकिंग में हुआ ये सुधार साइबर सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C स्थापित किया है। सर्टिन के तहत राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया है। ये बॉटनेट क्लीनिंग और मेलवेयर एनालिसिस सेंटर है। अगली खबर प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 4 महीने के अंदर घरों के भीतर वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए नियम बनाए। एनजीटी ने घरों के अंदर वायु गुणवत्ता से संबंधित उपयुक्त मानदंडों की कमी का उल्लेख किया है। इस संबंध में एनजीटी ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है। सरकार को 4 महीनों के अंतर्गत घरों के भीतर वायु गुणवत्ता मानदंड तैयार करने और उनके विनियमन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का निर्देश दिया है। हानिकारक पदार्थों द्वारा घरों के भीतर वायु गुणवत्ता में गिरावट को इंडोर वायु प्रदूषण कहा जाता है। घरों के भीतर प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं: ईंधन और तंबाकू से निकलने वाला धुआं, निर्माण सामग्री जैसे पेंट, वार्निश, लकड़ी का फर्श आदि। इसके अलावा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में चिपकाने वाले पदार्थ, टूटे हुए CFL बल्ब और ट्यूबलाइट्स आदि। औसतन भारतीय आबादी अपना 80% समय घर के भीतर के वातावरण में व्यतीत करती है। इस तरह से घर के भीतर वायु प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। घर के भीतर वायु प्रदूषण की चपेट में आने की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख भारतीयों की असमय मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर के भीतर वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में शामिल है हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि। घर के भीतर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदम हैं: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर दिया जाना। इसके अलावा उन्नत चूल्हा अभियान शुरू किया गया है। रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी पहल शुरू की गई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रेज। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन ने ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव लॉन्च किया है। सामान्य घर के भीतर वायु प्रदूषकों की बात करें
तो वायु जनित कणिकीय प्रदूषण में डीजल से उत्सर्जन, धूल, धुआं और अन्य स्रोत शामिल हैं। इंडोर फॉर्मल्डिहाइड के लिए निर्माण सामग्रियों, फर्नीचर, खाना पकाने और धूम्रपान से निकासी। इसके अलावा घरेलू गंध और गैसों के लिए पेंटिंग, खाना पकाने और धूम्रपान जिम्मेदार है। इसके अलावा ओजोन के लिए बाह्य वातावरण जिम्मेदार है। आपको बता दें कि सांस द्वारा धरातलीय ओजोन ग्रहण करना हानिकारक है और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोगों द्वारा सांस छोड़ने और खाना पकाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गगन आधारित एलपीवी पद्धति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। एयर नेविगेशन सर्विसेज यानी एएनएस के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला ऐसा देश बन गया है। एलपीवी यानी लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, ये विमान निर्देशित पद्धतियों को संभव बनाता है। ये पद्धतियां परिचालनात्मक रूप से कैटेगरी 1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के लगभग समान है। इनके लिए भूमि पर स्थित नेविगेशन अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है। ये खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान के परिचालन संबंधी लाभ प्रदान करेगा। गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के बारे में बात करें तो गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे भारत और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसके पड़ोसी देशों के लिए विकसित किया गया है। ये विश्व में उपलब्ध केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियों में से एक है। अन्य 3 है वास जो कि संयुक्त अमेरिका की है, इग्नोस जो यूरोप की है और एमएसएएस जो कि जापान की प्रणाली है। गगन के लाभ ये होंगे कि ये हवाई यातायात में वृद्धि से निपटने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण में सहायक है। इसके अलावा ये सुरक्षा बनाए रखते हुए प्रदर्शन में सुधार करता है। साथ ही भूमि पर जरूरी अवसंरचना की आवश्यकता को भी कम करता है। भारत में भूमि परिवहन का प्रबंधन करता है, चाहे वो सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन। परिशुद्ध कृषि या फसलों पर हवाई छिड़काव को संभव बनाकर किसानों की सहायता करता है। इसे वन और वन्य जीव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन यानी ICAO की मानक सटीक लैंडिंग सहायता प्रणाली है। इसका उपयोग सामान्य और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में रनवे पर उतरने के लिए विमान को मार्गदर्शन देने में किया जाता है। ये लैंडिंग के लिए सटीक रूप से नीचे आने के लिए मार्गदर्शन संकेत प्रदान करती है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष क्षेत्र से है। रहस्यमयी कण पर नई खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक मौलिक कण डब्ल्यू बोसॉन का द्रव्यमान स्टैंडर्ड मॉडल के सिद्धांत के मुताबिक जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। हाल की ये खोज संकेत देती है कि हमारे ब्रह्मांड में एक नया मौलिक घटक हो सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बात करें तो ये प्रारंभिक या मौलिक कणों और उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करने वाले गणितीय सूत्रों और मापों का एक समूह है। इनमें शामिल हैं क्वार्क और लेप्टॉन के रूप में वर्गीकृत 12 मौलिक पदार्थ कण और पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले 3 बल, जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकत्व बल, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल। वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण बल को स्टैंडर्ड मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। ये मॉडल 1970 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। इसे अब भी कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स के आधार को स्पष्ट करने वाला सबसे सटीक सिद्धांत माना जाता है। इसने ऐसे कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी की है जिसे अभी तक नहीं खोजा गया है, जैसे कि हिग्स बोसॉन। हालांकि ये मॉडल अभी भी अधूरा है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया है, जैसे कि सामान्य सापेक्षता के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का विवरण, ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से क्यों हो रहा है, एंटी मैटर की तुलना में मैटर ज्यादा क्यों है आदि। अगली खबर जनजातीय क्षेत्र से है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ ने वन्य और वन शहद पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य वन और वन्य शहद के उत्पादन और शहद संग्रह का कार्य करने वाले आदिवासियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। वन्य और वन शहद विश्व भर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्वीटनर में शामिल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये काफी लाभदायक है। शहद पोषण का एक स्रोत है, साथ ही ये अपने एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए भी जाना जाता है। ये आयुर्वेद, सिद्ध आदि जैसी कई पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के आधार के रूप में भी कार्य करता है। मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा अन्य उच्च मूल्य के कई उपोत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इनमें शामिल है मधुमोम, मधुपराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली,
मधुमक्खी का विष आदि। शहद के उत्पादकों में भारत का स्थान 8वां और निर्यातकों में 9वां स्थान है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 के बीच शहद के निर्यात में लगभग 110% की वृद्धि हुई है। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना आरंभ की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हनी मिशन कार्यक्रम आरंभ किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन और पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना यानी स्फूर्ति योजना शुरू की है। अगली खबर मेंस के पेपर एथिक्स से जुड़ी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप्स में नैतिकता और कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों को मजबूत करने पर बल दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने संयुक्त रूप से ग्लोबल यूनिकॉर्न समिट शेपिंग 1000 यूनिकॉर्न बाय 2030 का आयोजन किया है। इस सम्मेलन के दौरान कई निष्कर्ष प्राप्त हुए, जैसे कि युवाओं की उद्यमशीलता की प्रतिभा और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जेननेक्स नेशनल काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। ये काउंसिल एक सलाहकार निकाय होगी। स्टार्टअप समुदाय कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का विकास करेगा। इन मानकों के आधार पर लेखा परीक्षक पारदर्शी रूप से खातों की लेखा परीक्षा कर सकेंगे और कदाचार की रिपोर्ट कर सकेंगे। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेटावर्स या डिजिटल विश्व का लाभ उठाना चाहिए। घरेलू स्टार्टअप्स को भारत में ही सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इन्हें टैक्स हेवन देशों की ओर नहीं जाने देना चाहिए। उद्यम पूंजीपतियों को युवा उद्यमियों द्वारा सृजित बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना चाहिए और इस संपदा की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञता प्रदान करनी चाहिए। कॉर्पोरेट अभिशासन उन नियमों, नीतियों और प्रथाओं की एक प्रणाली है जिनके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कॉर्पोरेट अभिशासन के मूल सिद्धांत हैं जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी। कॉर्पोरेट सुशासन से नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। ये वित्तीय व्यवहार्यता की ओर ले जाता है। इसमें कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे कि पर्यावरणीय जागरूकता, नैतिक व्यवहार, कॉर्पोरेट रणनीति, क्षतिपूर्ति और जोखिम प्रबंधन। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 में बोर्ड और बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट अभिशासन पर अधिक बल दिया गया है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आजादी से अंत्योदय तक एकेम। ग्रामीण मंत्रालय ने 90 दिनों के लिए एकम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के 75 चयनित जिलों में 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं को पूर्ण करना है। चयनित जिलों को उन 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान के साथ जोड़ा गया है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस अभियान का लक्ष्य प्रत्येक भाग लेने वाले मंत्रालयों या विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है। प्रारूप क्रिमिनल प्रैक्टिस नियम 2020। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और राज्यों को प्रारूप क्रिमिनल प्रैक्टिस नियम 2020 को लागू करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। ये नियम दिशा निर्देशों का एक सेट है। इनका उद्देश्य आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तताओं और कमियों को दूर करना है। इन प्रारूप नियमों को इसलिए भी जारी किया गया है ताकि जख्मी होने के बारे में रिपोर्ट करने, गवाहों के बयान लेने, बयानों का अनुवाद करने, जमानत आदेश जारी करने आदि के संबंध में एक समान प्रथाओं को अपनाया जा सके। चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल। प्रशांत महासागर का उल्लेख करते हुए चीनी राष्ट्रपति ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चीन के अनुसार नई वैश्विक सुरक्षा पहल शीत युद्ध की मानसिकता या आधिपत्यवाद, सत्तावादी राजनीति और गुटों के टकराव के खिलाफ कार्य करेगी। ये पहल संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति क्वाड, जिसमें कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, तथा ओकस, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, इनको प्रतिसंतुलित करेगी। UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस UNWTO से हट गया है। इस निर्णय की वजह से संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष एजेंसी से जुड़े रूस के कुछ अधिकार और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गए हैं। UNWTO उत्तरदायी, संधारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह है। इसका मुख्यालय वर्ष 1976 से मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। भारत UNWTO का संस्थापक सदस्य है।
USTR यानी ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की वर्ष 2022 की स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो की इंटरनेट संधियों और वर्ष 2019 में नाइस समझौते में प्रवेश भारत द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम थे। हालांकि भारत बौद्धिक संपदा गहन उत्पादों जैसे कि चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और सौर ऊर्जा उपकरण पर उच्च सीमा शुल्क वसूल करता है। अमेरिका की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में 7 देश शामिल हैं: अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS। डाक विभाग ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से NPS सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया है। इसके तहत 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक अभिदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD 1B के तहत NPS में कर कटौती के पात्र हैं। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। ये वर्ष 2010 से नामित डाकघरों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमित करता है। NPS ट्रस्ट राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी परिसंपत्तियों का पंजीकृत स्वामी है। शून्य दोष शून्य प्रभाव यानी जीरो डिफेक्ट सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक संशोधित Z प्रमाणन योजना शुरू की है। इसके कई उद्देश्य हैं। ये भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है, उन्हें पूंजी तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है। Z प्रमाणन की लागत पर MSME को कई संरचनाओं के अनुसार सब्सिडी मिलेगी। इसमें सूक्ष्म उद्यम के लिए 80%, लघु उद्यम के लिए 60% और मध्यम उद्यम के लिए 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र या हिमालयी या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों या फिर द्वीपीय क्षेत्रों या आकांक्षी जिलों में महिलाओं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों या MSMEs के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। ये योजना विनिर्माण के प्रथम चरण और सेवा क्षेत्र के द्वितीय चरण दोनों को कवर करेगी। Z प्रमाणन योजना मूल रूप से वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी। क्वार जल विद्युत परियोजना। मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के माध्यम से चिनाब नदी की विशाल जल क्षमता का दोहन किया जाएगा। चिनाब बेसिन में लगभग 11,283 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता होने का अनुमान है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए कई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती पावर स्टेशन, सलाल पावर स्टेशन, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, किरू जल विद्युत परियोजना, किरथाई 2 जल विद्युत परियोजना। हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करता है। इस समुदाय के लोग स्वयं को वर्ष 1967 से अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1967 में उत्तराखंड के जौनसार बावर के हाटी समुदाय को ST सूची में शामिल किया गया था। दोनों राज्यों में ये समुदाय गिरी और टोंस नदियों द्वारा विभाजित है, लेकिन इनकी परंपराएं समान हैं। इनके बीच अंतर विवाह संबंध होना सामान्य बात है। हाटी आपस में घनिष्ठ समुदाय है। इनका ये नाम कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरों में उगाई गई सब्जियों, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की उनकी विशेष परंपरा की वजह से पड़ा है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों के बारे में। दौलत बेग ओल्डी। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने लद्दाख के सासेरला से सासे ब्रांगसा तक सड़क निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये सड़क सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी। साथ ही ये दौलत बेग ओल्डी रोड तक एक वैकल्पिक पहुंच प्रदान करेगी। ये दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रों, देपसांग मैदानों और काराकोरम दर्रे तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। दौलत बेग ओल्डी का नाम मंगोल राजवंश के सुल्तान सईद खान के नाम पर रखा गया है। ये 16,614 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम दर्रे तथा झिंजियांग काराकोरम राजमार्ग के समीप स्थित है। ये वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड और एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी है। पेगोंग त्सो। इस क्षेत्र से भारत की ओर नजर रखना आसान बन जाता है और गतिविधियों को रोका जा सकता है। चुशुल। इसकी ऊंचाई वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी भाग को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगी, अन्यथा चीन इसका उपयोग स्वयं की
स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। देपसांग वाई जंक्शन पर पीएलए ने भारतीय सेना को उसके पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12 और 13 की ओर गतिविधियों के कारण चेतावनी दी है। ये दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गलवान में PP-14 चीन को दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग के पास लाता है। इसे सड़क संचार को तीव्र करने के लिए बनाया गया था। गोगरा 15 और हॉट स्प्रिंग 16 पेट्रोलिंग पॉइंट है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।